नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हाजिर हूं आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आप जैसा कि मेरे पीछे स्लाइड देख ही रहे हैं, क्या अब पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाएगा भारत। जानिए क्या है खासियत इसके अंतर्गत। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि अगर भारत इसमें सफल हो जाता है अगर, तो उस कंडीशन में भारत विश्व के अग्रणी उन 3 देशों की श्रेणी को पार करके चौथा देश बन जाएगा जो अपने आप में मेक इन और कंट्री के अंतर्गत क्या करता है, फाइटर जेट बनाने में सक्षम होता है। भारत अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो यहां पर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का कोई दूसरा मतलब कोई साम ही नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग देश अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं। तो वैसे ही भारत सरकार द्वारा अभी फिलहाल की स्थिति में क्या करा गया है, फाइटर जेट जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उनके निर्माण के लिए क्या कर दी, यहाँ पर मंजूरी दे दी। जैसे इंडिया, आप देख रहे हैं खबर, इंडिया अप्रूव्ड AMCA प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर खबर देखिए, खबर क्या है, आफ्टर ईयर्स ऑफ डिले डिफेंस मिनिस्ट्री ग्रीन लाइन द इंडिया 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट अप्रूव फंड फॉर 15,000 करोड़। मतलब यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री है जो भारत की, उसके द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का क्या कर दिया है, यहां पर फंड रिलीज कर दिया गया है AMCA प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसके लिए अलग अलग हेडलाइंस यहां पर बन रही है। जैसे क्या है, इंडिया AMCA नॉट अ 5th जनरेशन फाइटर जेट लेग की 3, और अलग 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 तरीके से जो मीडिया हाउसेस है, न्यूज पेपर्स है, उन्होंने अपनी तरफ से क्या निकाली है, इसके लिए न्यूज निकाली है। ट्विटर के ऊपर भी अलग अलग जो ग्रुप्स हैं या बोले तो मीडिया पर्सन है, उन्होंने अपनी तरफ से इसके लिए क्या करा है, इंफॉर्मेशन दी है कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा समझते हैं AMCA होता है क्या। ठीक है, तो यहां पर जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए क्या दे दी, अपनी तरफ से मंजूरी दे दी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होते क्या हैं, 5th जनरेशन इन्हें क्यों बोला जा रहा है, 5th के पहले अगर कोई जनरेशन है 1 2 3 4, तो वो क्या है, इनको थोड़ा सा समझेंगे और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में हम समझे तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने अगर बहुत से लोग थोड़ी सी 25-26 या इस एज ग्रुप के होंगे, तो आपने एक चीज महसूस करी होगी कि पहले जब हम मोबाइल की सिम यूज करते थे तो उसके अंदर क्या होता था, पहले 2G आया, 2G के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होकर कितनी आई, 3G आया, 3G के बाद और उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, 4G आया, अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, 5G की टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, और अभी प्रयास किया जा रहा है 6G के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि क्या हमें सर्विस की क्वालिटी में, स्पीड में अंतर देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहां पर जनरल लेवल पे बोला जाए तो इन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंतर्गत क्या होता है, लगभग लगभग स्पीड के अंदर बेसिकली अंतर देखने को मिलता है। हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने जो फर्स्ट जनरेशन की एयरक्राफ्ट है वो कब के हैं, तो ये आपके हैं 1940 से लेकर 1950 तक, जो क्या बोला जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड क्या समय जो यहाँ पर चलते थे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट जनरेशन की एयरक्राफ्ट। इसके अंदर क्या है, MiG-15, MiG-625, ये सारे प्रमुख एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन कब से कब तक था, तो ये सेकंड जनरेशन आपको जानकर यहां पर हैरानी होगी कि 1950 से लेकर 1960 तक का जो दशक था वो सेकंड जनरेशन का था। इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या, M21, सुखोई 7, स्टेट फाइटर, ये सभी एयरक्राफ्ट थे। थर्ड जनरेशन की शुरुआत होती है 1960 से लेकर 1970 तक, जिसके अंदर प्रमुख रूप से जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट है मिराज 3, मिराज 3 इसके अंदर गिना जाता है, भारत सरकार के पास ये ऑलरेडी है। अब फोर्थ जनरेशन में आते तो फोर्थ जनरेशन की शुरुआत कब से होती है, 1970 से लेकर 1990 तक के जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो सभी के सभी एयरक्राफ्ट फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, भारत ने क्या करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो उस समय जो एयरक्राफ्ट यूज करे गए थे अभिनंदन वर्धमान को बचाने के पहले, वो कौन से थे, मिराज 2000 थे। तो वो 2000 मिराज एक फोर्थ जनरेशन का क्या है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसके बाद जो F-16 है अमेरिका का, वो भी फोर्थ जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है। बाद में फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट में क्या कर दिए गए, थोड़े से मॉडिफिकेशन करे गए, थोड़े से परिवर्तन करे गए, और परिवर्तन करने पर इसे नाम दे दिया गया 4.5 जनरेशन। ठीक है, तो 4.5 जनरेशन थोड़ा सा यहाँ पे क्या करा गया है, परिवर्तन करा गया। भारत के पास जो तेजस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है, तेजस मार्क 2, ये सभी के सभी 4.5 कैटेगरी और 4.5 जनरेशन के क्या है, एयरक्राफ्ट है। तो सर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट किसे बोलते हैं, तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट को बोला जाता है जिनका निर्माण सन 2000 बाद से शुरू हुआ है, या 2000 के समय पर इनका निर्माण क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था, उन्हें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बोला जाता है। ऐसे इसके अंदर क्या क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज को हम धीरे धीरे आगे करके यहां पर बताते हैं। पर बेसिकली अभी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट किस किसके पास में है, तो पहला पर्सन है रशिया, चाइना और यूएसए। इन सभी के, इन 3 देशों के पास में यहां पर क्या है, 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर रशिया के पास Su-57, चाइना के पास J-20 और यहां पर अमेरिका के पास F-35, यहां पर एयरक्राफ्ट की लिस्ट यहां पर देखने को मिलती है। भारत सरकार क्या कर रही है, तो भारत सरकार भी इन्हीं तरीके के जो क्या है एयरक्राफ्ट उनको बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इन सभी के द्वारा जो 3 देश है वो आप सोच रहे हैं हम 6th जनरेशन के बनाते हैं, मतलब ये युद्ध के हथियारों की होड़ कभी समाप्त हो नहीं सकती है। एक बार चालू हो गई है तो धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगी, कभी कोई पीछे नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भारत सरकार द्वारा ये जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का सिलसिला सन 2007 से चल रहा है, ये आज की कहानी नहीं है। भारत
हम जानते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में हमेशा से रशिया हमारा क्या करता है, सहयोग करता है। अलग अलग प्रकार के जो क्या होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से परचेस करते हैं। हमारी जो सबसे उत्तम क्वालिटी की, वर्ल्ड की सबसे उत्तम क्वालिटी की जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस भी हमने रशिया के सहयोग से ही बनाई है, जिसे भारत अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल अभी जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी भारत किसके सहयोग से बना रहा था, रशिया के सहयोग से बना रहा था। सन 2007 में इसकी क्या हुई थी, कायस लगाए गए थे। सन 2007 के बाद यहाँ पे देखिए 2007 की यहाँ पे न्यूज की कटिंग है, इंडिया रशिया टू मेक 5th जनरेशन फाइटर जेट। पर बाद में क्या हुआ, इनके बीच में कुछ क्या हो गई, आनाकानी हो गई, जिससे क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया था, होल्ड पे रख दिया गया था। ठीक है, 2017 की भी यहाँ पे न्यूज देखने को मिलती है, इंडिया वांट्स टू आउट 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम विद रशिया। 17 में इन्होंने बोल दिया था अब हम रशिया के साथ काम नहीं करेंगे। तो इनके पीछे क्या कारण था, उस कारण को भी हम देख लेते हैं। तो इनका प्रमुख कारण क्या था, डिसएग्रीमेंट ओवर द कॉस्ट शेयरिंग प्लान्स एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। मतलब भारत सरकार कह रही थी कि भैया अगर आप एयरक्राफ्ट हमें बनाना सिखा रहे हो, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कहां बनाओ, भारत के अंदर आके बनाओ, जिससे क्या हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो। साथ ही साथ इससे हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर आप जब क्या बनाएंगे, एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो लगने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी आप हमें ट्रांसफर करिए। मेरे साथ ये यहाँ पे रिमोट है मेरे हाथ में, तो भारत सरकार बोल रही है ये आप क्या करो, रिमोट यहाँ पे आके बनाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या करो, इस रिमोट को कैसे बनाया ये भी हमको बता के जाओ। मतलब एयरक्राफ्ट आप भारत के अंदर आके बनाओ और उसके अंतर्गत क्या लगाया, कैसे लगाया, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी बातें भी हमें बताओ। तो रशिया ने अपने जो कॉन्फिडेंशियल इशू के कुछ चलते भारत सरकार से इन कामों को करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। पर भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसमें क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं कि स्पेशल क्वालिटी क्या होती है। तो यहाँ पर कुछ 4-5 स्पेशल क्वालिटी है 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में, जिसमें सबसे पहली है स्टेल्थ, दूसरी हाई मल्टी वेटेबिलिटी, तीसरी है सुपर क्रूज, चौथी है लो प्रॉफिटेबिलिटी, पांचवी है डाटा फ्यूजन और सिचुएशन अवेयरनेस, और आगे क्या है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। अब धीरे धीरे करके हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि होती क्या। अब समझने का प्रयास करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं भैया, यहाँ पे मेरे साइड में आप देखिए, यहाँ पे क्या एक रडार दिख रहा है आपको। रडार का काम क्या होता है, रडार बेसिकली काम क्या करता है, रडार ये एक छतरीनुमा उपकरण है। ये क्या करता है, अपनी तरफ से कुछ किरणें भेजता है आसमान, ठीक है, आसमान में किरण भेजता है, तो किरण क्या हो जाती है, आसमान में अनंत काल तक जाती है। यहां से ये किरणें छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। और जब कोई भी बड़ा सा क्या ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है, जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर अपने पास ये रेडार रखा है, रेडार में, और रेडार अपनी किरणें छोड़ता जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजरता है या अपने जो भी क्षेत्र इन्होंने डिसाइड कर रखा है उसके पास से जाता है, तो ये रेडार की किरणें, या बोले तो जो भी विकिरण छोड़ी जा रही है, विकिरण इसके ऊपर टकरा के क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो आपने देखा होगा दुश्मन देश के जो भी क्या होते हैं रेडार, उसके अंतर्गत वो जो गोल गोल चक्रा घूमता है ग्रीन कलर का, उसके अंदर वो लाल लाल डॉट बोलते हैं, ये क्या है, हमारे शत्रु के, हमारे जो क्या है विदेशी ताकतों के क्या आ रहे हैं, फाइटर जेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ से किरणें वो छोड़ता है रेडार, और इसके ऊपर टकरा के वो वापस रेडार को मिल जाती है। इससे क्या हो जाता है, पता पड़ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, कितनी दूरी पे है, कितनी क्षमता के साथ में वो आ रहा है। पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर मान लीजिए ये एरोप्लेन है, तो इस एरोप्लेन के ऊपर विशेष प्रकार के पदार्थों की कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग करने से क्या होता है, ये जो विकिरणें ये भेजता है, ये किरणें जो ये भेज रहा है, ठीक है, ये किरणें ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। नॉर्मल जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं 4.5 जनरेशन 4 जनरेशन के, उसमें क्या होगा, किरणें आएगी, इससे टकराएगी और वापस उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो देश है जो रेडार को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसको पता पड़ जाए। पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का, वो क्या करता है, यहाँ से जो भी विकिरण आई है उस विकिरण को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे रेडार को पता ही नहीं पड़ रहा है, रेडार में आ ही नहीं रहा है, आप उसके क्षेत्र से होकर रेडार के ऊपर से घूम के निकल जाओ, उसको कुछ भी पता नहीं पड़ने वाला। तो पहली क्वालिटी होती है। दूसरी क्वालिटी यहां पर क्या है, सुपर मल्टीवेरिएबिलिटी। ये क्वालिटी क्या होती है, तो इसके अंदर जब एयरक्राफ्ट जाता है, तो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैसे उड़ते हैं, यूं करके सीधी सीधी तीव्र गति से उड़ते थे, पर इसके अंदर ये क्वालिटी क्या है, इसमें एकदम से जेट यूं भी खड़ा हो सकता है, इधर टेढ़ा भी मुड़ सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिस जगह हम एयरक्राफ्ट को घुमाना चाहें, मुड़ना चाहें, उस जगह एयरक्राफ्ट क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये भी इसकी क्या है, 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट में एक खासियत है। अगली क्या है, सुपर क्रूज। तो सुपर क्रूज का मतलब क्या होता है, जब हम जानते हैं हवा की जो आवाज, ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि की गति लगभग 1234 किलोमीटर प्रति आवर रहती है, जिसको एक मेक बोला जाता है, एक मेक, ठीक है, 1 मेक बोला जाता है। ये जितने भी फाइटर जेट या एयरक्राफ्ट होते हैं 5th जनरेशन की, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, एक मेक से ऊपर की रहती है। सर 4.5 वालों और 4 जनरेशन की नहीं होती क्या, नहीं, उनमें कभी कभार हो भी जाती है, पर वो उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं कर पाते। अगर एक बार यहां से उनको लॉन्च कर दिया जाए तो वो पहले तो ला सकते हैं, 1 मेक को क्रॉस कर लेंगे, पर धीरे धीरे उनकी जो गति है फ्लक्चुएट होती रहती है। पर 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनकी स्पेशल क्वालिटी यही है कि वो क्या करते हैं, एक बार जिस गति से चालू हुए 1 मेक की गति अगर उन्होंने पकड़ ली, तो कंटिन्यूअसली 1 मेक की गति से ही उड़ेंगे, उनकी गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, युद्ध क्षेत्र में वो आसानी से क्या होंगे, तीव्र गति से वहां से निकल जाएंगे। आगे यहाँ पर अगली क्या है, लो प्रोबेबिलिटी ऑन द इंटरसेप्ट रेडार। इंटरसेप्ट रेडार मतलब इसको रेडार पकड़ नहीं पाएगा,
अगली यहाँ पर क्वालिटी क्या है, डाटा फ्यूजन। डाटा फ्यूजन और क्या है, सिचुएशनल अवेयरनेस। अब जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है, ठीक है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रमुख कार्य केवल उड़ना ही नहीं होता है, उड़ने के साथ में इसको क्या करना है, उस पूरे एरिया की बटो लेनी है कि भैया कहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडार है, यहाँ पे हथियारों का जाकिरा है, यहाँ पे सैनिक बैठे हैं, यहाँ पे टैंक खड़े हैं, यहाँ पे ये वॉटेवर। ये क्या करता है, एक तरीके से चलता फिरता रेडार रहता है, ये देखता है पूरा सिचुएशन को मैनेज करता है कि वास्तविक स्थिति में हमें कहाँ पे गोला दागना है, कहाँ पर हमें ज्यादा मिसाइल गिरानी है, जहां से दुश्मन देश का ज्यादा से ज्यादा नुकसान। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर क्वालिटी होती है कि पूरी तरीके से स्कैन करता हुआ चलता है उस एरिया को कि उस एरिया में कहां पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, एक प्रमुख जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर ये क्वालिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगली जो इसकी क्या है, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो सिर्फ क्या है उसके लिए दौड़ाए जाते हैं कि भैया हम एक बार उसका क्या कर ले, जान ले एरिया को, एरिया को एक अच्छी तरीके से समझ ले। दूसरे उड़ाए जाते हैं भैया हम क्या करके आएंगे, हमला करके आएंगे। तीसरे होते हैं कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फ्यूल डाल के आएंगे, हम इनको जो क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे दूसरे एयरक्राफ्ट को। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है ये सभी काम कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, आपको अगर रेकी करवाना हो तो रेकी भी करवा लो, आपको इनके ऊपर क्या करवाना हो, इनसे बम गिरवाना हो तो बम भी गिरवा लो, मिसाइल छुड़वाना मिसाइल भी छुड़वा दो, नॉर्मल बम गिराना नॉर्मल बम भी गिरवा दो, न्यूक्लियर बम गिरवाना न्यूक्लियर बम भी गिरवा दो। ये सभी प्रकार के कार्यों को करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, MRC है, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में लगभग 1970 से 80 के दशक में 4 और 4.5 जनरेशन के क्या थे, एयरक्राफ्ट मिल गए थे। पर अब भारत के द्वारा क्या करा जा रहा है, यहां पर फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो लगभग 2026 तक हमें देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो पहले प्रोटोटाइप को अगर हम कंपेरिजन करें तो AMCA अमेरिकी F-35 और जो रूस का Su-57 जहाज है उससे क्या है, ये आगे रहेगा। ठीक है, और अभी हमने जो फ्रांस से मंगाए हैं क्या, राफेल जहाज, राफेल किस कैटेगरी के हैं, राफेल 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है, तो वो क्या है, उससे तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और उससे मतलब हमेशा ही आगे रहेगा। ठीक है, इनकी थोड़ी सी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और उनके बारे में जानकारी दे रखी, तो ये बेसिकली हमारे जानने योग्य नहीं। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या दे रखा है, इसके ऊपर आधुनिक कंट्रोल डिस्प्ले होगा जो पूरी तरीके से स्वचालित होगा, सारी चीजें इसके अंदर क्या रहेगी, ऑटोमेटेड आधार पर रहेगी। ठीक है, ये इसका आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है AMCA के एयरक्राफ्ट देखेंगे। ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, इसकी वास्तविक लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास की देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहां पर ये जो अपने साथ हथियारों का पूरा जाकिरा लेके जा सकता है, तो क्या क्या लेके जा सकता है, तो भैया इसके अंदर GS-35 कैनन की गन भी होगी, इसके अलावा से S8 के जो रॉकेट पॉड्स होते हैं, मार्क 1, 2, 3 की जो मिसाइलें हैं, NG MCC मिसाइलें, इन सभी प्रकार की मिसाइलों को बड़ी आसानी से ले जाने और दागने में क्या ये सक्षम होगा। तो इस तरीके के भारत सरकार द्वारा क्या करे जा रहे हैं, प्रयास करे जा रहे हैं। ऐसे अभी यहां पर क्या लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है मतलब तुर्की के द्वारा कि हमने भी क्या कर लिया है, फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लिया है। पर ये भविष्य में ही संभावना पता पड़ेगी, मैं तो बोल दूं मेरे पास समय, पर ये चीजें दिखती कब है, युद्ध क्षेत्र में, जब एक्चुअल में इनका यूज होता है, इनकी टेक्नोलॉजी मतलब देखी जाती है, इनके यूजेस के ऊपर इनकी क्या करी जाती है, कैपेबिलिटी को जज करा जाता है। फिलहाल तुर्की बोल रहा है हमने क्या कर लिया है, फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया, पर भारत अभी तक इसको क्या करा है, बनाने में सफल नहीं हो पाया है। अभी हमारा जो पहला प्रयास होने जा रहा है। ठीक है, तुर्की फिफ्थ जनरेशन कान फाइटर प्रोग्राम जूम हैड टैंक टू स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो फिफ्थ जनरेशन का तुर्की ने बनाया उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, कान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने एक डर उत्पन्न होता है कि भैया अगर तुर्की ने बना लिया है और चाइना के पास जो क्या है फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, तो भारत के लिए चिंताजनक विषय क्यों है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी एक बेवकूफ सा देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान, वो तुर्की से ले ना ले, चाइना से वो ले ना ले, अगर वो ले लेता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर हमें पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, भिकमंगों की स्थिति भिकमंगों की स्थिति बन रही है, उसकी वहां पर खुद के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, तो मिलियंस के जो अरबों डॉलर के फाइटर जेट तो खरीदने की उसकी स्थिति आने वाले समय में हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये क्या था, एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था जो कि किसके ऊपर, AMCA के ऊपर था। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आगे होंगे वो हम इसी चैनल के ऊपर कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।